वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करें। कौन सा मेथड तक देख लिया था अपन ने? प्रोडक्शन मेथड देखा था। प्रोडक्शन मेथड में दो अप्रोच देखे थे, एक प्रोडक्शन अप्रोच था, दूसरा वैल्यू एडेड अप्रोच था। बराबर है? बराबर। प्रोडक्शन मेथड में आपने देखा क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू, सॉरी, एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट के दो अप्रोचेस थे। एक, जिस ईयर में खरीद बनाकर उसी ईयर में बेच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है सर, बट अगर स्टॉक का झंझट आता है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी कि चेंजेस इन स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज कॉल्ड एज चेंजेस इन स्टॉक। क्लियर है यहाँ तक? फिर दूसरा वैल्यू एड अप्रोच देखा हमने। हर लेवल पर जो वैल्यू ऐड होता जाता था उसको हम टोटल ले लेंगे, तो वो भी हमारा दैट विल बी इक्वल टू दी फाइनल वैल्यू। तो उसको दूसरा नाम है GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या बोलते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVA। हाँ, उसका दूसरा नाम है वही GDP एट मार्केट प्राइस का दूसरा नाम। ये जो है ना, ये इसका दूसरा नाम यहाँ पर, अगर इस अप्रोच से जाते हैं तो इसको दूसरा नाम है ग्रॉस वैल्यू एडेड। जला 18, 8 लोग एबसेंट है आज। तो काय गावाला गेलाय का तो अमिताभ बच्चन? रोहित गावाला गेलाय? पूजा तो बीमार है, ये गई। फिर वो, हाँ, वो गाँव गई। वो कब आने वाली है? और ये आज जा रही है बॉम्बला। उद्या अजून होतीन गायब? उद्या कोण गायब होणार आहे भाऊ? एक दिन ना, वैसा नहीं। हाँ, अजून होते ना ते माग तुमच्या, उद्या येणार आहेत। अच्छा, ठीक है, क्लियर। चलो, ये क्लियर सबको? आ जाओ। एक्सपेंडिचर मेथड, ऑल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजल मेथड। अगर आपको याद होगा तो हमने बहुत पहले एक रूल बनाया था, प्रोडक्शन इक्वल टू इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर। याद है? तो जितना प्रोडक्शन हुआ उतना ही एक्सपेंडिचर होगा, टोटल एक्सपेंडिचर इन दी कंट्री। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर को देखने का जो नजरिया है ये थोड़ा सा बदल दिया। एक्सपेंडिचर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो कौन सा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डिनोटेड बाय C। दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, डिनोटेड बाय I। जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिनोटेड बाय G। एंड लास्ट है नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि X माइनस M, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। दीज आर दी टोटल खर्चाज। समझ में आया क्या? ये टोटल खर्चे हैं 4 प्रकार के। तो सबसे पहला आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है। कौन सा एक्सपेंडिचर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। 2 मिनट शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर देता, फिर कॉपी करो। सुनो यहाँ पे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स मेड बाय द हाउस होल्ड एज वेल एज प्रोड्यूसर्स। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोला मैंने? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय हाउस होल्ड एंड फर्म्स और प्रोड्यूसर्स, जो भी बोलो, हाउस होल्ड एंड फर्म्स फॉर फाइनल कंजम्पशन। फॉर व्हाट? फाइनल कंजम्पशन। समझ में आया? तो जो गुड्स वो लोग यूज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं फॉर व्हाट? कंजम्पशन। तो उसको हम क्या कहेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर यहां तक? तो घर में हम लोग गेहूं, चावल, आटा, ये सारी चीजें जो खरीदते हैं, ये जो हम हर महीने बार बार लगातार हम कंज्यूम करते हैं, इसे हम क्या कहेंगे?
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑफिसेज में भी जो खर्चे होते हैं ना, जैसे एवरी मंथ के रेगुलर बेसिस पे होने वाले खर्चे, जैसे सैलरी भी आपका खर्चा है, एवरी मंथ है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब उसकी सर्विसेज आप इसी मंथ में यूज करके इसी मंथ में पे कर दोगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया आपका, बराबर है। फिर आपके प्रिंटिंग स्टेशनरी के खर्चे, ये जितने भी आप खर्चे कर रहे हो, ये सारे के सारे कौन से खर्चे हुए? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब एक बार खर्चा कर दिया, कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया। फिर ये कौन सा खर्चा था? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या बोला? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये वो खर्चा है जो आप करते हो ड्यूरेबल नेचर के गुड्स में, जो आपको लंबे समय के काम आने वाला है, या तो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आने वाला है। देखो वापस यहां पर क्या लिखा है? फाइनल एक्सपेंस मेड बाय हाउस होल्ड और फर्म्स। अगेन ना, वहां पर भी हाउस होल्ड फर्म्स है, यहां पर भी हाउस होल्ड फर्म्स है, वहां पर भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यहां पर भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बट इंटेंशन का फर्क है, यूज का फर्क है। कंजम्पशन में एक ही बार यूज है भाई, एक बार यूज कर लिया खत्म, अगली बार फिर से। मतलब पेट्रोल आप जो खरीद रहे हो बार बार, पेट्रोल का खर्चा आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, बट आपने गाड़ी खरीदी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। तो अब एक बार गाडी खरेदी, हर महिना नया गाडी खरेदी करे, दरवर्षी नवीन गाडी घेणार का आपण? नाही, बरोबर का? तुमच्यासारखे मोठे लोक असतील तर घेत असतील, आपल्यासारखे गरीब लोक नाही घेत। क्लियर? तो एक्सपेंडिचर इन व्हाट? देखो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस ऑफ ड्यूरेबल नेचर एंड ऑल्सो यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन। समझ में आया सबको? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में दोनों एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो गवर्नमेंट के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स क्या क्या है? ये दगड है का? मोठा दगड है का? ये गवर्नमेंटचा खर्च येडे है। गवर्नमेंट का खर्चा क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। ध्यान से समझो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स देती है, पेंशन्स देती है, सब्सिडीज देती है, हाँ, ट्रांसफर इनकम्स, जो भी ट्रांसफर इनकम्स हो गई, उसके अलावा गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स है उनको सैलरी पे की जाती है। गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग, पुलिस में काम करने वाले लोग, आर्मी वाले, नेवी वाले, इन लोगों को जो सैलरी पे की जाती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। बोलो हाँ या ना? ये हुआ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रोज, रेलवेज, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, रोड्स, डैम्स, ये सारी चीजें क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट के दोनों एक्सपेंडिचर को एक साथ कर लिया इन्होंने। जो हम लोगों ने देखो पिछले वाले कॉन्सेप्ट में हमने दो सेक्टर अलग कर दिए, प्राइवेट सेक्टर अलग कर दिया, गवर्नमेंट को अलग कर दिया। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल बी कॉल्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट सेक्टर अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के दोनों एक्सपेंडिचर को एक साथ ले लिया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज वेल एज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एंड लास्ट में आपका नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, बाहर के लोग जो यहाँ खर्चा कर रहे हैं, यहाँ के लोग जो बाहर खर्चा कर रहे हैं। बाहर के लोग यहाँ खर्चा कर रहे हैं मतलब हम एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं ना, एक प्रकार से। हम गुड्स देंगे तो वो हमको पैसा देंगे, उसका खर्चा हुआ यहाँ पर। और हम इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब हम खर्चा कर रहे हैं बाहर। तो सिंपल सरल भाषा में एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट्स। कळलं काय? सगळ्यांना कळलं काय? चिटकवा आ कधी? तूने भी चिपका लिया? कल बड़ा था लेक्चर में, रात्रीचे सगळे बिझी असतील ना काही ना काय करण्यात, म्हणून लेक्चरला बसले नसतील। हई काही पाहिजे रे? काय चालू काय तिकडे माग? हा, ते बाई पण लातूरचे आहेत का? त्या साईड लातूरच्या साईडचे आहेत का बाई? तुम्ही कुठल्या साईडचे? हा, चांगली, अच्छा अच्छा अच्छा, जवळचे की मग, लय लांब नाही हा? तुम्ही कुठले? अरे वा,
तुम्ही कोल्हापूर, तुम्ही बाई नारायणगाव जवळच आहे. आर्टिकल शिप मध्ये असताना नारायणगावला येणं झालं होतं आमचं. बँक ऑफ इंडियाचं ऑडिट होतं तिकडं. नारायणगावला तमाशाचे फळ भरपूर आहेत ना, तमाशाचे फळ आहेत ना तिकडे भरपूर. हा हाय हाय हाय, मला माहिती आहे. आम्ही गेलो होतो तिकडे, ऑडिटला जायचो आम्ही. त्यावेळेस आम्ही तिकडे जाताना मेन चौकातच आहे, बँक ऑफ इंडिया होती मेन चौकात आहे बँक ऑफ इंडिया. हा तर तिकडे जाताना मग बघितलं तर ते ग्राउंड, एका ग्राउंडवर गेलो होतो आम्ही. असे लाईनीनी वेगवेगळे फळ असे थांबले होते सगळे. काय काय काय, हा का, कुठले, हा का, वाह. तुमको तुमको क्या नहीं बताया? अच्छा, ए ऐसा क्यों करती रे, तूने क्यों नहीं बताया रे? देख तूने भी नहीं बताया था, तूने कि स्टार्टिंग में कि तू आंध्र प्रदेश से है बोल के, संडे को बताया था तूने मेरे को. हाँ फिर देख उसको मालूम नहीं. तो तू क्या, यू आर बॉर्न एंड बॉट अप इन पूना क्या? हाँ फिर तू कितना टाइम हुआ पूना में तेको, फिर इतना अच्छा हिंदी कैसे बोल रही तू? शिक्षणासाठी पुण्यात, ती जन्मभूमी. हा मराठी मराठी येते तुला, कळती पण बोलता येत नाही. बोलून दाखव. तुझं नाव काय आहे? ते मराठी आलं नाही म्हणत त्याला. म्हणा माझं नाव भूमी आहे. हा अरे बोलने को बोला म्हणे. क्या कर रहे डायन, बोल. माझं नाव भूमी आहे, मी आंध्र प्रदेश वरनं आलेली आहे. अय्यो, वरनं आले आहे. ओके, कन्फर्म युअर साउथ इंडियन. अय्यो, वो अय्यो बोल दिया तो वहीं पे कंफर्म हो जाता हो. काय आलं रे ह्यांचं ना, काय 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 चालू आहे इथनं दिसत पण नाही. आठवला कोणतं सीन सांगितलंय? कोणत्या मूवीचं आहे? मूवीचं आहे का सीर? अच्छा अच्छा, ए झालं का? तुमचं 12:30 वाजता आहे ना लेक्चर सौम्या मॅमचा? बोलो डन क्या, एवरीबॉडी डन क्या? मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी सब हॉस्टेलाइट है. मोजून थोडेफार जे इकडं कात्रज हडपसर एरंदवणे वगैरेचे आहेत, बाकीचे सगळे हॉस्टेलाइट. मजा आहे बाबा तुमची, आयुष्य जगायला आला आहात. नहीं चांगले हॉस्टेलेट रहना भी चाहिए जीवन में कुछ समय के लिए. आयुष्य किती कठीण आहे त्याचा थोडासा एक ट्रेलर भेटतो आपल्याला. हे बघा, ह्याच्या आधीचा काळ जो होता ना, तिथं लोक जेवण करत होती, खात होती. तुमचा जो जनरेशन आहे तो खातो आणि जेवत नाही, चरतात. हा तेच नाही म्हटलं मी, म्हटलं ना वेळ ना काळ. गाई म्हशी बसलेल्या असतात माहिती का,
ते जंगलात सोडलं ना, सर्र 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 सगळे घास अशा पोटात भरून घेते. मग बसल्या बसल्या काढून परत ते बाहेर काढून परत ते चावत बसते. तसं आहे तुमचं. प्रत्येक एका तासाला एक कोण चॉकलेट खाते, कोण चिप्स खाते, कोण मॅगी खातंय. अरे ते चरताय का मस्किरी करताय? अच्छा एवढं भरता तरी कुठं? म्हणजे देवानी पोट आणि डायजेशन नाव सिस्टम नावाचं गोष्ट दिली का नाही? डायरेक्ट अपलोड आणि डाउनलोड धाड खतमच. अरे जाते कुठं? चलो डन. नहीं, अरे मस्किरी करता है क्या? क्या मजाक कर रहा अब्दुल? यार मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है क्या? सही में गर्मी हो रही है आज? गरम होत आहे आवाज. लाव ना, कुठे बटन? हे लाव, लाव रे. खूपच गरम होत आहे आज. ऍक्च्युअली काल दुपारपासून गरम होत आहे. कसला भयंकर पाऊस पडला काल संध्याकाळी. मेरा लेक्चर रेकॉर्डिंग चालू था, विजा कडकतात जोर जोरात. मला ते टेन्शन आलं. मी पहिले पटपट पटपट सगळीकडे सगळ्यांना फोन लावला. घरी सगळे आहेत का? ऑफिसमध्येच आहेत का? घरीच आहेत का? पोचले का? घरीच आहेत का? बाहेर तर नाही ना कुठं? माझा भाऊ मुंबईत आहे. मुंबईत आहे, ठीक आहे. रेबल फूड्स मध्ये मॅनेजर है तो. रेबल फूड्स नावाची कंपनी है. क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट सुना है क्या आपने? हाँ, तो उसमें वो मैनेजर है उस कंपनी में. तो वहाँ पर मुंबई में काय म्हणतात त्याचं नाव, काहीतरी चांगलंच नाव आहे त्या गावाचं, त्याच्या जिधर वो रहता है वो. 2 का 3 आठवडे झाले पाणीच नाही सोसायटीला. सोसायटीमध्ये पाणीच नाहीये. आणि जरा पाऊस झाला की रस्त्यावर पाणीच पाणी होतंय. प्यायला पाणी नाहीये. असं वाया घालवायला भरपूर पाणी तिकडं. परिस्थिती केवढी वाईट आहे बघा. ए अरे हुआ क्या? अभी जो नहीं बोला ना उसको मार देना है मैंने. इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहा, चुपचाप कॉपी कर रहा हूं अभी पीछे दलिंदर. इनकम मेथड, इनकम मेथड, इनकम मेथड. इनकम म्हणजे आत नको येऊ. इनकम मेथड earned by the factors of production. Incomes earned by the factors of production. NDP at factor cost, ध्यान से समझेंगे. ऊपर जितना भी हमने देखा उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? जीडीपी एट मार्केट प्राइस था. ये एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है. इसमें ना आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, इसमें आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है, ना ही आपके टैक्सेस और सब्सिडीज इंक्लूडेड है इसके अंदर. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि ये फैक्टर इनकम की बात कर रहा हूं ना मैं. ये फैक्टर इनकम की बात चल रही है कि जो एक फर्म्स में जितने फैक्टर्स एम्प्लॉयड है उन फैक्टर्स को जितना पैसा दिया जा रहा है. अभी तो वहां से गुड्स बाहर निकल के उनके ऊपर टैक्सेस और सब्सिडी लगना बाकी है, और डेप्रिसिएशन भी अभी तक मैंने लगाया नहीं है क्योंकि मशीनरी ये मेरे फैक्टर इनकम में नहीं आती, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आता है. फैक्ट्री मतलब आता है एज अ कैपिटल बट नॉट द डेप्रिसिएशन. उसका डेप्रिसिएशन नहीं आता है ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कॉस्ट में, एक्सपेंडिचर में. मतलब वो समझो उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट दे रहा हूं मैं, इंटरेस्ट दे रहा हूं मैं, वो कैपिटल को दे रहा हूं. वो कैपिटल की मदद से मैंने मशीन खरीदी थी, बराबर है. बट उस मशीन का जो डेप्रिसिएशन है वो यहां पर कंसिडर्ड है क्या? नहीं है, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम में डेप्रिसिएशन इज नॉट कंसिडर्ड एज इनकम, बराबर ना. तो यहां पर देखो, यहां पर उन्होंने 3 हिस्सों में बांट दिया है. सिंपल 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 सिंपल. सबसे पहला कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा मिक्स्ड इनकम. भाई साहब कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज मतलब ये आपका लेबर का पार्ट का काम बात कर रहा है. लेबर को वेजेस मिलते हैं, वेजेस इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ काइंड, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड सोशल सेविंग्स. जैसे देखो प्रोविडेंट फंड वगैरह का कॉन्सेप्ट है, 12th स्टैंडर्ड में तो आपने पढ़ा ही है. प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट क्यों निकाला सरकार ने? क्या? वो तो ग्रेचुइटी भी मिलता. प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयमेंट के बाद पैसा मिलता, ठीक है, उसका क्या करने का? तो तेरे शादी वादी करेंगे, बच्चे करेंगे तो वो खिलेंगे ना तेरे को. हाँ देखो कैसा था, क्या सिस्टम था. पहले पीएफ वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है ना. अब ये पीएफ का कॉन्सेप्ट क्यों आया? सरकार ने क्या देखा, भाई लोगों में सेविंग्स की आदत नहीं है. सेविंग्स की आदत, तो लोगों में अगर सेविंग्स की आदत नहीं है तो सरकार ने क्या कहा कि भाई जबरदस्ती हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का
कुछ अमाउंट डिडक्ट करेगा और खुद के पॉकेट से थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा, दोनों मिलाकर वो सेविंग करेंगे एज अ पीएफ। क्योंकि जब तक इंसान एम्प्लॉयड है तब तक वो पैसा कमाता है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जो होशियार है, जो समझदार है, जिसने सही जगह पर सही समय पर इन्वेस्टमेंट करके रखी है, अपनी सेविंग्स करके रखी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट मान लीजिए आपका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है, आपका रिटायरमेंट एज आता है, रिटायरमेंट एज होने के बाद आपका बेटा बच्चा निकम्मा निठल्ला नाकारा निकल गया, तो क्या करेंगे? रास्ते पे आ जाएंगे, गरीबी हो जाएगी। तो उससे क्या हो रहा था, उस प्रोसेस की वजह से बहुत लोग अच्छा खासा कमा रहे थे, आफ्टर रिटायरमेंट गरीबी में चले जा रहे थे, बिलो पॉवर्टी लाइन जा रहे थे, मतलब इतनी हालत खराब थी। तो सरकार ने क्या कहा, बोले भाई तुम सेविंग नहीं कर सकते ना, कोई बात नहीं, हम सेविंग कराएंगे, हम जबरदस्ती सेविंग करवाएंगे। तो उन्होंने पीएफ ओपन करके कॉन्ट्रीब्यूशंस, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉय की सैलरी से कट करके जो कॉन्ट्रीब्यूशन जमा करवाना चालू कर दिया। आफ्टर द रिटायरमेंट यू विल गेट द अमाउंट। समझ में आया सबको? 100% समझ में आया सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए वो पीएफ का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपका हिस्सा ही है। आप काम कर रहे हो इसलिए मिल रहा है, तो वेजेस का हिस्सा है आपका। रिटायरमेंट बेनिफिट, पेंशन प्लान्स में अगर इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी, ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टॉक, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईएसआईसी, एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस निकाला जाता है जहां पर से वो, तो ये सब आपको पे किया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है, वेदर इन फॉर्म ऑफ कैश और वेदर इन फॉर्म ऑफ काइंड। समझ में आया? ये सारी चीजें कंसिडर होगी। बड़ी बड़ी कंपनीज अगर आप देखेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज में कार, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार प्रोवाइड किया जाता है, रहने के लिए घर प्रोवाइड किया जाता है, तो ये सब भी कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज में आएगा। समझ में आएगा सबको? देखो जानबूझ के इन्होंने बोला नहीं है कि सैलरी टू एम्प्लॉयज और वेजेस टू लेबर्स, क्योंकि वेजेस और सैलरीज बेसिकली आर पेड ओनली इन कैश। तो इन्होंने क्या बोला, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज। तो काम करने के बजाय आप उसको जो भी दे रहे हो, जो कुछ भी दे रहे हो बेनिफिट, वो सब कुछ आ जाएगा। दूसरा बोला ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस 3 लोगों को मिलेगा, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर को। रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट कडलं काय। एंड लास्ट में कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं मल्टी टैलेंटेड, जो एक जगह से इनकम नहीं है, मल्टीपल सोर्सेज से उनकी इनकम है, उनको ऐसा उनका इनकम कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, वो डबल काउंटिंग हो सकता है, इसीलिए उनको अलग से कंसीडर करके एज अ मिक्स्ड इनकम काउंट किया जाता है। जिनका इनकम एक से सोर्स से ज्यादा है, एक सोर्स से ज्यादा इनकम है, उसको हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड इनकम। समझ में आया? खत्म इनकम मेथड, छिटकाओ।
झाला एवरीबडी झाला एवरीबडी काय झाला तो बर्थडे डे क्या किसी का आज ऐसा काय को राडा डाल रहे लोग रोजच आहे बोलो डन क्या ऑनलाइन वाले बोलते ही नहीं अलग नाराज है पता नहीं क्यों 8 म्हणजे 7 काय झाला काय काय कौन क्या हो गया जीवन में कुछ दर्द तकलीफ तेरी सुनने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में जिसके कंधे पे तू सिर रख के रो सके कोई नहीं चलो आगे बढ़े ए यार कौन है यार मजाक कर रहे हैं यार तुम लोग यार इतना बहुत थोडी लिखवाया मैंने कितना सा तो है यार काय संपलं संपलं आता पुढचं ज्याचे दात पुढे त्याला बिस्किटचे पुढे डन काय झाला अब्दुल टेन माय का कॉपी करतोय झालं ओके आ जाओ तो यहाँ पे एक चीज लिखवाई प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है डिविडेंड्स टैक्स ऑन प्रॉफिट एज वेल एज रिटेन अर्निंग्स जो आपका प्रॉफिट होता है उसी को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ टैक्स इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग्स बराबर है ना तो पूरा प्रॉफिट सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर ऐसा नहीं कि सर टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचा है वो नहीं यानी कि टैक्स सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस क्योंकि आप पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद आप कुछ जो पैसा बचा हुआ है वो थोड़ा सरकार को देंगे फिर कुछ बचा हुआ पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कुछ पैसा आप रिटेन करेंगे तो ये तीनों चीजें आपकी कंसिडर होंगी प्रॉफिट में ये हमें याद रखना है ठीक है बेसिकली बच्चा सोचता है कि टैक्स देने के बाद का जो प्रॉफिट है वो अब कोई कोई बोलेगा सर टैक्स दे दिया टैक्स दे दिया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बचा हुआ प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन दैट्स इट कळलं काय या मारामारी करत है क्या ऐसा लग रहा मारामारी कर रहे बाहर रियल एंड नॉमिनल जीडीपी रियल अँड नॉमिनल जीडीपी हे काही नवीन नाटक रियल म्हणजे खरं खुरं सच्ची सच्ची और नॉमिनल म्हणजे झुटं झुटे एका प्रकारे झुटं झुटच झालं ते
GDP and nominal GDP. What is GDP? Gross domestic product. What is real and what is nominal? ये समझना आपने को. देखो भाई साहब, सिंपल सी चीज है. रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी अगर हमको समझना है तो देखो ऐसा होता है क्या कि हर साल क्या सर, हर महीने भी अगर आप बोलो तो प्राइसेस चेंज होती रहती है, प्रोडक्ट्स की, चीज़ों की, गुड्स की. चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ. तो ये बात ध्यान से समझो. मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने इस ईयर में टोटल 10 मोबाइल बनाए. कितने मोबाइल बनाए? 10 मोबाइल बनाए. ठीक है, मेरी कंट्री सिर्फ मोबाइल बनाती है. मेरे कंट्री में 10 मोबाइल बनाया गया. एक मोबाइल की कीमत 10,000 रुपए. तो 10 मोबाइल की कीमत कितनी हुई? 1 लाख. कितनी हुई? 1 लाख हुई कीमत. बराबर है. तो 10 मोबाइल की कीमत 1 लाख, तो कहना इसे मेरा कंट्री का जीडीपी 1 लाख. क्यों नहीं? टोटल प्रोडक्शन, अरे एग्जांपल दे रहा रे, मेरे कंट्री में सिर्फ मोबाइल बनता, ऐसा मान के चलते, कितना हुआ? 1 लाख मेरा जीडीपी हुआ. बोला है या ना? है या ना? अगले साल नेक्स्ट ईयर हमने फिर 10 मोबाइल बनाए. कितने मोबाइल बनाए? 10 मोबाइल बनाए. बट इस बार मोबाइल की कीमत 10,000 नहीं थी, 12,000 थी. कितनी होती? 12,000 थी. तो इस बार का जीडीपी कितना मेरा? 1 लाख. तो कैन आई से देयर इज अ ग्रोथ इन माय कंट्री? नो. पहले भी 10 मोबाइल बना रहा था, आज भी 10 ही मोबाइल बना रहा. ग्रोथ क्या हुआ? रियल टर्म्स में ग्रोथ कहां पर है? रियल टर्म्स में कुछ भी ग्रोथ नहीं है भाई. पहले जितना बना रहे थे आज भी उतना ही बना रहे हो आप. नहीं समझा? पहले जितना बना रहे थे आज भी उतना ही बना रहे हो. बट जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस, जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस आपको दिख रहा है कि जीडीपी ग्रो कर रहा है. मान लो उल्टा अगर एग्जांपल ले लूं मैं, 10,000 के बजाय आपने 8,000 में बेचा मोबाइल. 8,000 कीमत है, प्राइसेस कम हो गए, तो क्या हो जाएगा? कम हो गया जीडीपी. आप बोलेंगे सर जीडीपी कम हो गया. ऐसा कैसा कम हो गया? पिछले साल भी 10 मोबाइल बनाए थे, आज भी 10 ही मोबाइल बनाए हमने. नहीं नहीं, फिर भी 10,000 का 80,000 हुआ ना, सॉरी 1 लाख का 80,000 हुआ ना, तो प्राइस कम हो गया सर. तो जीडीपी में ग्रोथ नहीं है? नहीं नहीं. तो ये जो है करंट प्राइसेस पे जो चलती है जीडीपी, जो करंट प्राइसेस पे आते हैं. कौन से प्राइसेस पे? करंट प्राइसेस पे. उसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी. उसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी. वी नीड टू अंडरस्टैंड द जीडीपी एट, मतलब फिर मैं क्या करूंगा, मान लो अगर आपने इस साल 10 मोबाइल बनाया 10,000 रुपए से, अगले साल आपने फिर मोबाइल बनाए 10 मोबाइल, बट उस ईयर में कीमत है 15,000 रुपए. आप बोलेंगे सर 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया. नहीं, मैं बोलूंगा दैट इज जीडीपी एट नॉमिनल वैल्यू. आई वांट द जीडीपी एट रियल वैल्यू. अच्छा, रियल वैल्यू. तो फिर पिछला ईयर का क्या करेंगे सर? फिर पिछले ईयर में क्या रेट था? सर 10,000. तो 10 इंटू 10,000 कर 1 लाख. क्या चेंज आया जीडीपी में? कुछ नहीं. हाय ला, कुछ चेंज नहीं आया. समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का समझ में आया क्या? प्राइस की चेंजेस की वजह से जो चेंज आ रहा है हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे. उसकी मदद से हम ये नहीं बोलेंगे कि ग्रोथ हो रही है या ग्रोथ नहीं हो रही है. उसके लिए आपको क्या देखना जरूरी, क्या समझना जरूरी है? जीडीपी एट रियल वैल्यू, एट रियल वैल्यू, नॉट एट द नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू यानी कि करंट प्राइस होता है. इन्फ्लेशन प्राइस इंडेक्स नाम के कॉन्सेप्ट सुने हैं क्या? तो यहां पर क्या होता है, एक बेस ईयर माना जाता है. क्या माना जाता है? बेस ईयर माना जाता है. तो अभी जैसे हमारे समय में जब हम पढ़ रहे थे 1981 वाज कंसीडर्ड एज द बेस ईयर. 1980 अभी आपका बेस ईयर कंसीडर किया जाएगा 2001. 2000 अभी क्या चल रहा है? 22 चल रहा है, तो 2011 रहेगा या तो 1 रहेगा. कहीं कहीं पे 1 है, कहीं कहीं पे 20 साल का कॉन्सेप्ट है, कहीं कहीं पे 10 साल का कॉन्सेप्ट है. तो ज्यादातर अभी इकोनॉमिक्स में हम देखें तो 2011 को हम लोग बेस ईयर मान के चलते हैं. तो 10 साल पुराना ऐसा बेस ईयर मान के चलते हैं. तो बेस ईयर इज 2011. हाँ, तो मान लीजिए 2011 को हमने बेस ईयर माना, तो जितना भी प्रोडक्शन इस साल में हुआ है दैट विल बी टेकन एट द प्राइसेस ऑफ 2011, जिससे आपको पता चलेगा कि रियल जीडीपी क्या है. जिससे क्या पता चलेगा? रियल जीडीपी क्या है. नॉमिनल का मतलब मैंने क्या बोला आपको? समझ में आया सबको? 100% क्लियर है? नहीं, ये अभी जीडीपी पे है अपन. जीडीपी कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे, ये रियल एंड नॉमिनल का कॉन्सेप्ट सिर्फ जीडीपी से रिलेटेड है. बस आ जाओ, लिखेंगे मेरे साथ में. यहाँ पे इस तरफ लिखता हूं मैं रियल जीडीपी
इस तरफ लिखता हूं मैं नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। इनकम अर्नड बाय actual production of goods and services, or I will say actual conversion of raw material to finished goods. तो सीधे सीधे बोलूंगा जीडीपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, income, number of produced number of units produced into price of the commodity, price of the commodity. Clear? मान लो ईयर 1 में आपने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए जिसका प्राइस था 20, तो आपका जीडीपी हुआ 200। ईयर 2 में आपने 20 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, प्राइस है 20, तो क्या मैं बोल सकता हूं आपका जीडीपी हैज इंक्रीज्ड बाय 200? हाँ या ना? जीडीपी हैज इंक्रीज्ड बाय 200, 200 से आपका जीडीपी बढ़ गया है। इंक्रीज इन जीडीपी ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट और प्रोडक्शन, जो भी बोलो। क्लियर यहां तक? आ जाओ नॉमिनल जीडीपी। डन। आ जाओ नॉमिनल जीडीपी। काय झालं? काहीतरी होतंय तिकडं माग, ही माग बघती हसती, ती माग बघती हसती, मग तुम्ही हसता। काय? मुलं शांत आहेत, मुलं चांगली असतात. when GDP increases, when GDP increases, not because of increase in production, but
बिकॉज ऑफ increase in prices. क्लियर? तो इधर अगर देखो जीडीपी सेम ना, आप क्या करोगे, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू प्राइस करोगे। ईयर 1 में आपने 20 यूनिट्स प्रोड्यूस किए 20 रुपए से, सॉरी 10 रुपए से कर दो इसको, 10 रुपए से, तो कितना आएगा, 200 रुपए। ईयर 2 में आपने फिर 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिए बट प्राइस हुआ 20, तो ये हुआ 400, तो ये हुआ 200। दोनों सिनेरियो अगर आप देखो तो सेम ही नजर आ रहा है, बोलो हाँ या ना। यहां पर भी 200 का इंक्रीज है, यहां पर भी 200 का इंक्रीज है, बट हियर आई विल से इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी and here I will say increase in real GDP. क्लियर? क्या लगता है आपको, which GDP is preferred? Real GDP is preferred because due to nominal GDP, increase in nominal GDP, inequality बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इनइक्वालिटी बढ़ेगा। इनइक्वालिटी बढ़ेगा मतलब क्या, अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब रह जाएगा। देयर विल बी नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्लियर? तो वो कैसे हो समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ, चिंता मत करो। प्रेफर्ड फॉर इकोनॉमी सिंस new production provides income to all the factors of production and reduces problem of wealth. This is not preferred for economy as it will create unequal distribution of wealth amongst factor of production. क्लियर? बोलो क्लियर एवरीबॉडी? क्या क्या क्या, इन्फ्लेशन नॉमिनल जीडीपी से पता चलता है। नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा। बराबर ना? नहीं नहीं नहीं, इन्फ्लेशन के फैक्टर्स अलग है, इन्फ्लेशन पता चलने के फैक्टर्स अलग है। देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स। जीडीपी देखो, इंडिविजुअल यूनिट्स और इंडिविजुअल कमोडिटीज के बेसिस पर इन्फ्लेशन पता किया जाता है, जीडीपी के बेसिस पर इन्फ्लेशन नहीं पता चलता।
हम लोगों के अदर फैक्टर्स है जिससे इन्फ्लेशन पता चलता है, और फिर हमको पता चलता है कि हमारा जीडीपी जो है वो इस प्राइजेस की वजह से इन्फ्लेटेड है। समझा? हम जीडीपी कैलकुलेट करने के बाद नहीं बोलते कि हाँ जीडीपी ऐसा आया, हाँ जीडीपी वैसा था। आपको प्राइजेस पहले समझने पड़ेंगे कि भाई पहले पेट्रोल कितने में मिलता था, अब कितने में मिलता है। पहले फूड ग्रेन्स कितने में मिलते थे, अब कितने में मिलता है। पहले लग्जरी आइटम कितने में मिलता था, अब कितने में मिलता है। तो उससे आपको इन्फ्लेशन पता चलेगा, और तब आपको पता चलेगा कि अपना जो जीडीपी है दैट इज एट इन्फ्लेटेड प्राइस और एट नॉमिनल रियल प्राइस। क्लियर? और इन्फ्लेशन का किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन का होना जरूरी है, ये बात हमेशा याद रखो। इन्फ्लेशन का होना जरूरी है। हाँ, इन्फ्लेशन क्यों होना जरूरी है? देखो, इन्फ्लेशन यानी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होना जरूरी नहीं है, 4-5% इन्फ्लेशन होना जरूरी है। क्योंकि उतना अगर इन्फ्लेशन रहेगा तो प्राइसेस बढ़ती रहेगी, तो तब आप एक्स्ट्रा काम करने की सोचेंगे। नहीं समझा? नहीं समझा? महंगी होगी चीजें तो तब आप अपना काम बढ़ाओगे ना। बराबर है क्या? बात समझने की कोशिश करो। मतलब हम लोग एक बहुत समय पहले की बात है, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में या फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ तो था। तब मेरा एक फ्रेंड है, वो कॉर्पोरेटर का लड़का था। तो वो लोगों का हर साल क्या रहता है ना, पालकी रहती है ना, पालकी होती है ना हर साल। तो पालकी में उनका एक खुद का एम्बुलेंस है। उन्होंने वहाँ के जो जहाँ के जिस एरिया के है, उस एरिया के लोगों ने एम्बुलेंस का सर्विस रखा है 24/7। बाई चांस आपके आसपास हॉस्पिटल से कोई आ नहीं रहा है या ये है, तो आप हमको कॉल करो, हमारा एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ अवेलेबल करके देंगे। आपके पास ड्राइवर है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे पास भी ड्राइवर है। तो वो सर्विस प्रोवाइड करते। तो हर साल उनका क्या था, वो हर साल उनका एम्बुलेंस, और सिम्बोसिस कॉलेज पता है एसबी रोड का सबको? हाँ, तो उसका जो मेडिकल सेक्शन वाले थे, तो वहाँ के कुछ डॉक्टर्स, वो वाला जो कॉर्पोरेटर था हमारा, वो कॉर्पोरेटर इन एसोसिएशन विद सिम्बोसिस कॉलेज का जो डॉक्टर्स वाला जो डिपार्टमेंट है, वो वाले डॉक्टर्स के साथ एवरी ईयर पालकी के समय ये लोग वो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। गरीब जो चलते रहते थे ना, तो पैरों में लग गया, चोट आ गया, किसी को तकलीफ हो रही, घुटना दर्द है, तो वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे बैठे बैठे फ्री में चेकअप करना, वो सब करते थे। अब उसमें एक वो जो मेन सर है ना, जो उनका नाम मेरे को याद नहीं है अभी, मुझे याद नहीं, जो सिम्बोसिस के जो मेन प्रिंसिपल डीन जो है मेन, तो वो जो उसके पिताजी है उनके फ्रेंड थे। तो फ्रेंड है, ये लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन पॉलिटिशियन सब फ्रेंड रहते ही है। तो वो एक बार वहाँ पे सिम्बोसिस हम लोग रुके हुए थे, यहाँ वहाँ से एम्बुलेंस वगैरह घर से लेके आके वहाँ पे रुके हुए थे। तो ऐसी नॉर्मल कुछ तो बातें चल रही थी, तो ऐसे सुन रहा था मैं। तो उन्होंने एक बात बोली, बोले, तो उन्होंने पूछा यार तुम खर्चा बहुत करते यार। इसके पापा को उन्होंने क्या पूछा, बोले आप तुम खर्चा बहुत करते यार, बहुत खर्चा करते तुम लोग। तो बोले सर खर्चा ज़्यादा करना चाहिए इंसान ने। बोले क्यों? बोले जितनी इनकम है उससे ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। बोले क्यों? बोले जब खर्चा बढ़ेगा ना, तब इंसान इनकम बढ़ाने के लिए दौड़ता है सर, तो खर्चा ज़्यादा करना चाहिए, तो इनकम बढ़ाने के लिए दौड़ता है। ओह, तब से वो दिमाग में ऐसी बात बैठी फिट मेरे। इसका ये मतलब नहीं कि मानसान खर्चा करता मैं गरीब आदमी चे, तो अपनी 2,000 रुपये पगार है, तो मेरा कोशिश ये रहता है कि 2,000 रुपये पगार में मैं 1700-1800 रुपये खर्चा करूं महीने का। हाँ, 2,000 रुपये मेरा पगार 2,000 रुपये है। क्या बोल रहा हो? दिन का नहीं रे पगले, मैं एक गरीब आदमी है, देख पूरे महीने में से अभी ये मेरे पगार में का इतना पैसा बचा है, सेविंग है मेरा, ये सेविंग है। 2,000 रुपये पगार मिली, 500 रुपये सेव कर लिया मैंने। अच्छा चलो, कुछ भी किधर उधर चले जाते तुम लोग, इधर ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान सुनो। पहले एक बेस एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है? बेस एग्जांपल के केस में मैं यहाँ पे ले रहा हूं, मान लो आपका जीडीपी है, ठीक है? क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्वांटिटी है 10, प्राइस है 10, ठीक है? ये जो 10 रुपए है ना, जो प्राइस है, ये कहां से डिराइव हुआ? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से डिराइव हुआ सर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है? लैंड को आपने रिवॉर्ड दिया सर, कितना मालूम है? 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए इसने प्रॉफिट ले लिया। रिस्क बेरर है, वो ज्यादा पैसा रखेगा, बट ऑब्वियस। बराबर यहां तक?
यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। तो ये सब जो मिलाकर प्राइस इनके बन गए, 10 रुपए आ रहा है क्या? देखो दो सिचुएशन आपके सामने है। यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है रियल जीडीपी में। रियल जीडीपी इंक्रीज में मैंने क्या बोला? प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा। मतलब क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्वांटिटी 10 की हुई 20 यूनिट्स, प्राइस कितना है? 10 रुपए। बराबर है? बोलो हाँ या ना? 10 रुपए है, तो ये टोटल कितना हो जाए? ये 10 रुपए है ना प्राइस? हाँ बराबर। तो अब यहां पर समझो, इनको कितना पैसा मिला रे? 2 × 10, इसको 20 रुपीज मिले, इसको 20 रुपीज मिले, इसको 20 रुपीज मिले, इसको 40 रुपीज मिले। बोलो यहां तक क्लियर है? बराबर है? अब यहां पर ध्यान से समझो, रियल जीडीपी की बात अगर मैं करूं तो अगेन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सर कितना प्राइस है? सेम प्राइस है 10 रुपए सर। तो इनका इनका कॉन्ट्रीब्यूशन 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए सर। सर 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 क्वांटिटी बढ़ गया सर। तो इसको जहां पे पहले 20 रुपए मिल रहे थे, अब इसको कितने रुपए मिलेंगे? इसको कितने मिलेंगे? इसको कितने मिलेंगे? इसको कितने मिलेंगे? बोलो। प्रोडक्शन बढ़ा, सबका फायदा हुआ। हुआ क्या नहीं हुआ सबका फायदा? हाँ सर। सर नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज का क्या बोला मैंने? क्या बढ़ने वाला है? प्राइस बढ़ेगा। सर क्वांटिटी नहीं बढ़ी सर, क्वांटिटी 10 यूनिट ही है। प्राइस कितना हो गया सर? 20 रुपए बाबू। कितना हुआ? 20 रुपए। ध्यान से सुनो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन्हें पूछा कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा? बोले 1 यूनिट। कितना रुपए लेता? बोले 2 रुपया। ये लेते रहा 2 रुपया। कितना रुपए मिलेगा? 20 रुपए। ए लेबर तू कितना काम करता? 1 यूनिट का कितना लेता? बोले सर 1 यूनिट का 2 रुपया लेता। कितना यूनिट बनाया? 10 बनाया। ये ले 2 रुपए के हिसाब से 20 रुपया। ए कैपिटल तू कितना बनाता? बोले 1 यूनिट का 2 रुपया। बोले ठीक है, कितना बनाया? बोले 10। ये ले 20 रुपया। कितना हुआ? कितना हुआ? ये 2 2 2 6 रुपए। 20 माइनस 6, 20 माइनस 6। हाँ तो इतना क्या सोच रहे हो? इसको कितना पैसा मिला है? समझ में आ रहा है क्या? मतलब सिर्फ प्राइसेस बढ़ने से, बोलो थैंक यू, सिर्फ प्राइसेस बढ़ने से क्या हो रहा है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सिर्फ एंटरप्रेन्योर कमा रहा है। तो वो बोलते ना अपन, भाई सिचुएशन ऐसा है साला, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये है वो सिचुएशन, ये है वो सिचुएशन। समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया क्या? 100% समझ में आया क्या? तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, इसीलिए रियल जीडीपी इज मोर इंपॉर्टेंट, ताकि आपका हर साल सिर्फ प्राइस ना बढ़े तो प्रोडक्शन भी बढ़े। प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए और प्राइस भी बढ़ना चाहिए, दोनों बढ़ना चाहिए। बोलो नहीं समझा? समझा सबको? 100% समझ में आया? पक्का? ओके। अरे हाँ कॉपी करना है ना क्या तुमको? ऊपर का हो गया है ना? सिर्फ एग्जाम्पल कॉपी करना ना? करो ना फिर।
डन, एवरीबॉडी डन। डन ना, एवरीबॉडी आगे बढ़ते हैं। प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अलग अलग मेथड्स में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। नंबर 1, पहला वाला कौन सा मेथड था अपना, आउटपुट मेथड। सबसे पहला, अवॉइड डबल काउंटिंग, बराबर है। देखो उसमें हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कंसिडर नहीं करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स कंसिडर करेंगे तो डबल काउंटिंग होगा, बराबर है कि नहीं। अगर बाइक के प्रोडक्शन है, बाइक का प्रोडक्शन हो रहा है, तो बाइक के प्रोडक्शन में टायर कोई और प्रोड्यूस कर रहा है, हेडलाइट टेल लाइट कोई और प्रोड्यूस कर रहा है, इंजन कोई और बना रहा है, बॉडी उसका बॉडी सॉरी बॉडी कोई और बना रहा है, और उसको असेंबल कोई और कर रहा है, बराबर है कि नहीं। तो फाइनली जितना गाड़ी का अगर आप वैल्यू कंसिडर करोगे तो उसमें टायर का प्राइस आता है क्या, इंजन का प्राइस आता है क्या, बॉडी का प्राइस आता है क्या, टेल लाइट हेडलाइट का प्राइस आता है क्या। तो फिर तुम टायर का प्रोडक्शन करने वाले का अलग से उसका प्रोडक्शन मत कंसिडर करो। समझ में आया क्या। तो सीधे कौन सा गुड्स पकड़ते हैं उसमें अपन, फाइनल गुड्स। वी एक्सक्लूड दी इंटरमीडिएट गुड्स, वी एक्सक्लूड व्हाट, इंटरमीडिएट गुड्स, टू अवॉइड डबल काउंटिंग। इग्नोर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इग्नोर स्टॉक अप्रिसिएशन, स्टॉक अप्रिसिएशन, स्टॉक का वैल्यू बढ़ना, सिर्फ वैल्यू बढ़ा है, स्टॉक नहीं बढ़ा। कंसिडर गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन वाले गुड्स तो मार्केट में आते ही नहीं, तो हमको पता ही नहीं चलता। क्योंकि देखो मैंने वैसे तो प्रोड्यूस किया 100 किलो, बट मैंने 10 किलो अपने आप के लिए रख के 90 किलो मार्केट में दे दिया बेचने के लिए, जो सरप्लस है। तो जो खुद के लिए गुड्स रखे हैं वो भी तो प्रोड्यूस हुए ना, प्रोड्यूस करके आपने कंज्यूम कर लिया, बस इतना ही है। बट प्रोडक्शन तो हुआ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो लगे ही होंगे ना। सिर्फ खुद के घर के लिए बना रहा है इसलिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं लगा, ऐसा है क्या, नहीं है, वो तो लगे ही होंगे। उसमें भी किसी ना किसी ने इनकम कमाया होगा, उसमें भी तो खर्चा हुआ ही है, बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है क्या। तो दोज गुड्स आर ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड। 100% क्लियर यहाँ तक। आ जाइए नेक्स्ट। अगला कौन सा मेथड था अपना, एक्सपेंडिचर मेथड। इसके अंदर सबसे पहले जो भी खर्चे आप कर रहे हैं उसमें इग्नोर परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स क्यों खरीद रहे, उसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं सर, खर्चा तो खर्चा है। अरे बट वो पहले जब एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ था उस ईयर में जब वो परचेस हुआ होगा, उस ईयर के तो नेशनल इनकम में कंसिडर था ना। तो अभी आप अगर सेकेंड हैंड गुड्स का भी परचेस अगर कंसिडर करोगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगा, फिर से उस ईयर में भी काउंट हो गया, अब फिर काउंट हो जाएगा।
इग्नोर परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इनसे कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। इग्नोर ट्रांसफर पेमेंट्स, अगेन यहां पर भी कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, थ्री, इनकम मेथड, इग्नोर ट्रांसफर इनकम्स, ट्रांसफर इनकम्स तो भी आपको पता है क्या है। इग्नोर ट्रांसफर इनकम्स, इग्नोर इलीगल मनी अर्निंग्स, गैमलिंग, स्मगलिंग। लोग बोलते हैं इनकम तो इनकम है ना, काउंट करो ना, कुछ नहीं होता। इग्नोर विंडफॉल गेन्स। व्हाट इज विंडफॉल गेन्स? हवा पडलं आणि गेन झालं. व्हाट इज विंडफॉल गेन्स? सडन इनकम. हाँ, बोनस नहीं रे, बोनस ट्रांसफर इनकम नहीं है रे. बोनस क्यों ट्रांसफर इनकम है? एम्प्लॉइज को दे रहे हो आप, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है वो. एम्प्लॉय कंपेंसेशन, काम कर रहा है इसलिए बोनस दे रहे हो ना. क्या घर बैठे वाले को ऐसे ही दे रहे बोनस? ये लेना, कुछ नहीं काम कर रहा तो लेना, बोनस लेना. क्या कौन है पोकर? अच्छा, वो पत्ते का गेम है क्या? हाँ, यस, दैट इज विंडफॉल गेन. लॉटरी लग गई या पत्ते खेल के जीत गए पैसे, कौन बनेगा करोड़पति, हाँ काय? नाही 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 नाही, गॅमलिंग इज डिफरंट. ते गॅमलिंग वगैरे ते गॅम्बल करणं ते इलिगल आहे. ते इलिगल आहे. ॲज ए लीगल आहे त्या गोष्टींचा विषय. लॉटरी वगैरह गवर्नमेंट खुद लॉटरी टिकट्स चलाती है, मालूम है क्या? हाँ, तो वो लीगल है. वो भी एक प्रकार से गैमलिंग टाइप ही हुआ थोड़ा बहुत, बट जो लीगल गैमलिंग जो होता है वो हुआ, उसकी बात कर रहा हूं. कौन बनेगा करोड़पति, ड्रीम 11, ये लीगल गैमलिंग है. ड्रीम 11 भी गैमलिंग ही है ना, बराबर है क्या? फिर वो तुम्हारे इतने सारे एप्लीकेशन है, वो कौन से MP3, A23, वो जिधर जो मोबाइल में गेम ओपन करते हैं उसमें बोलते हैं खेड़ा रम्मी सर्कल जिंका 25 लाख रुपए, वो सब चीजें. अरे वो लीगली बिक रहा है ना एप्लीकेशन पे. बस क्या बोलते अपन, लॉ बनाने वाला एक, तोड़ने वाले 125 करोड़. तो वही तो तरीका है. बहुत सारी चीजें है, चलती है. यह यहां तक क्लियर है सबको? विंडफॉल गेन समझ में आ गया? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. क्लियर? जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली प्राइस इंडेक्स, कुछ नहीं है अपना रियल और नॉमिनल जो जीडीपी अपन कैलकुलेट करते हैं ना, उसका वेरिएबल, उसका कांस्टेंट जो मल्टीपल है वो कैलकुलेट करने के लिए पता किया जाता है.
used to calculate change in price. Nominal GDP upon रियल GDP इंटू 100. ये करंट प्राइसेस पे है ना, और ये बेस ईयर प्राइसेस. मतलब ये एक प्रकार से आपको जीडीपी डिफ्लेटर बता रहा है, यानी कि आपका एक प्रकार से इन्फ्लेशन कितना हो रहा है वो ही बता रहा है, कितना परसेंट प्राइसेस बढ़े हैं, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस बता रहा है कि करंट ईयर में कितने प्राइसेस थे, उस समय पे कितना प्राइसेस था. मान लो अभी तभी का आइटम जो था, कोई आइटम है जो 20 रुपए में बिकता है अभी, बट पहले कितने में बिकता था, मान लो पहले सर वो 10 रुपए में बिकता था, तो इंटू 100 कितना परसेंट आपका इन्फ्लेशन हुआ है, कितना परसेंट से बढ़ा है. जीडीपी डिफ्लेटर. क्लियर, यहां तक क्लियर? ओके. पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम का सिंपल मतलब मैं आपको बताता हूं. एवरेज इनकम पर पर्सन. एवरेज इनकम पर पर्सन. क्लियर. सिंपल सी भाषा में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अपॉन जीडीपी ऑन, खत्म. और नेशनल इनकम अपॉन पॉप्युलेशन. डन. जीडीपी आहे फक्त हे, ते रियल आहे का नॉमिनल आहे तो नंतरचा गोष्ट, नंतरचा विषय तो फिर आपका पर कैपिटा इनकम भी रियल टर्म्स में आ सकता है, नॉमिनल टर्म्स में भी आ सकता है, ऐसा. क्लियर यहां तक? दिस चैप्टर इज ओवर. स्वाहा. खत्म. दो मिनट समझा नहीं. ओके, विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर. थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो, बाय बाय, एंजॉय.